दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस प्रेप के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, उसका अध्ययन करेंगे। यह जो वीडियो है, इसमें हम विभिन्न टॉपिकों का अध्ययन करेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इसमें हम जो है इस सभ्यता के विस्तार के बारे में देखेंगे। इस सभ्यता में किस लिपि का प्रयोग किया जाता था, लिखने की शैली क्या थी, इस सभ्यता की जो प्रमुख विशेषताएं थी उसके बारे में हम देखेंगे। इस समय के सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो समकालीन सभ्यताएं थी, जो विश्व में इसके समय अन्य अन्य देशों में सभ्यताएं चल रही थी, उसके बारे में देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों के बारे में हम देखेंगे। जो प्रमुख नगर थे, इसमें 15-16 नगरों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सुल्तानगीडोर, अन्य अन्य नगरों के बारे में देखेंगे। इस सभ्यता में कृषि कैसे की जाती थी, यहाँ पे व्यापार कैसे होता था, उद्योग कैसे इस समय थे, और यहाँ इस सभ्यता के धार्मिक जीवन और सामाजिक जीवन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है। और इस जो वीडियो है, इसमें जो है वो सभी टॉपिक कवर किए गए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और यह जो वीडियो है, उसे एक ही वीडियो में इस पूरे टॉपिक को कवर करने की कोशिश की गई है। यह जब वीडियो खत्म होगा तो हम अगले वीडियो में इस सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको लाएंगे, और आप प्रैक्टिस करके देखिएगा कि इस वीडियो से आपको कितना फायदा हुआ है। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लाएंगे, वो सभी जो क्वेश्चन होंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए होंगे। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, और एक एक जो टॉपिक है उसको हम बहुत ही गहनता से देखते चलेंगे, जो आपके एग्जाम दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई थी, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता था। ठीक। और इस सभ्यता को एक सभ्यता कहा जाता था हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता था? क्योंकि सबसे पहले इस सभ्यता की जानकारी हड़प्पा की खुदाई से हुई थी। हड़प्पा की खुदाई में इस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, तभी से इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता था। और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो सर्वप्रथम जानकारी दिए थे वह चार्ल्स मैसन ने दिया था। किसने दिया था? चार्ल्स मैसन ने सन 1826 ईस्वी में दी थी। ठीक। तो यहाँ से आपके इतने तथ्य तैयार हो गए। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के तट पर सर्वप्रथम जो है खुदाई किसकी कहाँ हुई थी? हड़प्पा की खुदाई हुई थी। और इसकी जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी इस सभ्यता के बारे में? तो चार्ल्स मैसन ने सन 1826 ईस्वी में दी थी। आइए सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ अन्य नाम है उसको जान लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको बता दिया गया। यह विश्व की पहली नगरीय या शहरी सभ्यता थी, इसलिए इसको नगरीय या शहरी सभ्यता भी कहा जाता है। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक। क्योंकि इस सभ्यता में सर्वप्रथम कांस्य का उपयोग किया गया था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है। और सिंधु और सरस्वती नदी के तट पर यह सभ्यता विकसित हुई थी, इसलिए सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। लेकिन जो सर जॉन मार्शल एक इतिहासविद थे, इन्होंने ही इसका नामकरण जो है इस सभ्यता का नामकरण किया था सिंधु घाटी सभ्यता। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण सिंधु घाटी सभ्यता किसने किया था, तो इतिहासकार सर जॉन मार्शल ने किया था। लेकिन सबसे अगर उपयुक्त नाम अगर कोई पूछा, अगर उपयुक्त नाम के बारे में आपको पूछ ले कोई, तो होगा हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। आइए और चलते हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो क्षेत्र था पूरा, वह किन किन क्षेत्रों में फैला था और कितना उसका एरिया था उसके बारे में देखेंगे। इसका जो कुल क्षेत्रफल था 1,29,960 वर्ग किलोमीटर था। कितना है? 1,29,960 किलोमीटर। और इसका जो आकार था वह त्रिभुजाकार था। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है, तो 1,29,960 किलोमीटर स्क्वायर। और इसका आकार कैसा है, तो ऑप्शन में आपको दे दिएगा कि चतुर्भुजाकार, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार। तो ऑप्शन आपका सही क्या हो जाएगा? त्रिभुजाकार। आइए इसकी सीमाओं के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है सीमा, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान शब्दों में आपको समझा देते हैं। यह आपका उत्तर है। तो उत्तर में जो उत्तरी सीमा पे जो शहर बसा था वह था मांडा। ठीक है। वर्तमान में मांडा की जो अवस्थिति है वह जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। और मांडा किस नदी के किनारे पे बसा था? चिनाब नदी। तो उत्तर में सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर में कौन सा स्थान है, तो मांडा है, जो कि जम्मू कश्मीर में है और यह चिनाब नदी के किनारे है। ठीक है। दक्षिण में द से दाइमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। दाइमाबाद सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी सिरा था, दक्षिणी सिरे पर बसा हुआ शहर था, जो कि प्रवरा नदी के किनारे है। जो दाइमाबाद है वो किस नदी के किनारे बसा है? प्रवरा नदी।
प्रवरा नदी जो है गोदावरी की सहायक नदी है। और दाइमाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ये पूर्व में मांडा, उत्तर में मांडा, दक्षिण में दाइमाबाद। अब आपका पूरब में आलमगीरपुर है, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। ठीक है, आपके पूरब जो है, पूरब सीमा पे कौन सा शहर है? तो आलमगीरपुर, जो कि मेरठ में स्थित है। और ये आलमगीरपुर जो है किस नदी के तट पर है? हिंडन नदी। यह भी आपसे पूछा जाता है, कई बार आपको ऑप्शन दे देगा, मिलान के रूप में पूछ लेगा। उत्तरी सीमा, पूर्वी सीमा, पश्चिमी सीमा, दक्षिणी सीमा, इस तरह देगा और कहेगा मिलान कीजिए। तो आपको जब याद रहेगा तो आप आसानी से मिला लेंगे। और पश्चिमी सीमा पे जो था वह राज्य था सुतकांगडो, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है, और यह जो है सुतकांगडो दश्क नदी के तट पर है। यह नदी के बारे में पूछ लेता है कभी कभी कि यह स्थान किस नदी पे है, नदी के किनारे स्थित है। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं, मांडा जो है चिनाब नदी के तट पर है, आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर है, दाइमाबाद प्रवरा नदी के तट पर है, सुतकांगडो दाश्क नदी के तट पर है। आपको याद हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस सभ्यता में, इस सभ्यता में कैसे लिखते थे वहां के लोग? तो इसमें जो है चित्राक्षर लिपि का प्रयोग किया जाता था। किस लिपि का? चित्राक्षर, चित्रों से बनाया जाता था, चित्राक्षर लिपि का प्रयोग करते थे। और जो चित्राक्षर लिपि लिखी जाती थी, लिखने जैसे चित्राक्षर लिपि हो गया, और इसको जो लिखने की शैली थी उसको कहा जाता है हलावर्त या गौमुद्रिका शैली। तो यह भी आप याद कर लीजिए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की चित्राक्षर लिपि थी उसे हलावर्त या गौमुद्रिका शैली कहा जाता था। जो हलावर्त और गौमुद्रिका शैली थी वह दाहिने से प्रारंभ होकर बाएं की ओर और बाएं से प्रारंभ होकर दाएं की तरफ लिखी जाती थी। जैसे यहाँ दाएं से शुरू हुई, फिर बाएं गई, फिर बाएं से प्रारंभ होगी, दाएं जाएगी, फिर दाएं से प्रारंभ होगी, बाएं जाएगी, फिर बाएं से प्रारंभ होगी, दाएं जाएगी, फिर दाएं से प्रारंभ होगी, बाएं जाएगी। तो ऐसे दाएं बाएं बाएं दाएं दाएं बाएं बाएं दाएं, इसकी जो लिखने की तरीका था यही है। इसे गौमुद्रिका शैली इसलिए कहा जाता है कि अगर आप गाय को देखेंगे तो जो गाय है वो मूत्र विसर्जन करती है तो इसी तरह से करती है। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम गौमुद्रिका शैली पड़ा है। ठीक। और हलावर्त क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर आप किसानों को देखेंगे हल चलाते हैं खेत में तो वो भी ऐसे ही चलाते हैं, इसीलिए इसको हलावर्त शैली कहा जाता है। समझ में आ गया आप लोगों को? आइए सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। यह सभ्यता जो थी नगरी सभ्यता थी। यह विश्व की पहली नगरी सभ्यता है। जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर थे वह पक्की ईंटों से बने थे। ठीक है, कच्चे घर नहीं होते थे उस समय। सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर थे वो पक्की ईंटों से थे। इसका मतलब अगर आपसे यह भी कहा जा सकता है कि उस समय पक्की ईंटों के साक्ष्य पाए गए होंगे किसी न किसी स्थान पर। आइए उसके बारे में भी हम आगे जानेंगे कि कहाँ से पक्की ईंटों के साक्ष्य पाए गए थे। जो घरों के जो मुख्य दरवाजे थे वो मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे बल्कि गलियों में खुलते थे। देखिए उस समय के कितने लोग, उस समय के जो लोग थे वो कितने बुद्धिमान थे कि मुख्य सड़क पर दरवाजे नहीं खोले जाते थे बल्कि गलियों में खुलते थे, क्योंकि जो मुख्य सड़क थे वह काफी उस समय भी व्यापार होता रहता था। इसलिए लोग जो अपने दरवाजे के जो है मुख्य दरवाजे सड़क पर नहीं खोलते थे। जबकि लेकिन एक नगर था लोथल। ठीक है, लोथल जो नगर था उसके जो वहां के घरों के मुख्य दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। यही एक अपवाद है लोथल। बाकी जो है जितने भी नगर हैं सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित, उनके जितने भी घर थे वो सभी के जो मुख्य दरवाजे थे वो गलियों में खुलते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जैसे एक सड़क ये जा रही है तो बीच में ही काटेगी, ये समकोण बनेगा, न कि ऐसे ऐसे नहीं। ठीक है, समकोण पे एकदम सिस्टमेटिक वे में उस समय का भी जो स्ट्रक्चर था शहरों का वो बहुत ही बढ़िया था। जो उस समय की नालियाँ थी वह भी सीधी और चौड़ी थी और पत्थरों से ढकी हुई थी। आप सोचिए कि उस समय के लोग भी कितने समझदार थे कि नालियों को ढक कर रखते थे। लेकिन वही इस समय देख लीजिए आप अपने शहरों में, तो वर्तमान समय में तमाम शहरों में नालियाँ नहीं ढकी होती हैं, जिससे तमाम तरह की बीमारियां, मच्छर पैदा होते हैं। तो उस समय के लोग कितने विद्वान थे, और जो सभी नगर थे वो दुर्गीकृत थे। ठीक है, लेकिन एक चंदहुदड़ो नगर था वो बिना दुर्ग वाला था। दुर्गीकृत मतलब उसकी सीमा थी, उस पर दुर्ग बने हुए थे। ठीक है, तो जो भी सिंधु घाटी सभ्यता के सभी नगर थे वो दुर्गीकृत थे, लेकिन चंदहुदड़ो जो नगर है वो उसमें दुर्ग नहीं थे। तो ये जो है इसका अपवाद है। आइए इससे संबंधित कुछ अन्य तथ्य भी देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं, विश्व में और भी सभ्यताएं चल रही थी जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी, लेकिन इस सभ्यता से ज्यादा अच्छी नहीं थी। जितनी विकसित सिंधु घाटी सभ्यता थी उतनी विकसित और अन्य सभ्यताएं नहीं थी। जैसे अन्य जो समकालीन सभ्यताएं चल रही थी कौन कौन सी थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी
इराक में चल रही थी उस समय, और यह दजला फरात नदी के तट पर थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी पर है? दजला फरात नदी पर। और यह कहाँ पे स्थित है? इराक में। दूसरी सभ्यता जो थी नील घाटी की सभ्यता, नील घाटी की सभ्यता जो है अफ्रीका में उस समय चल रही थी और नील नदी के तट पर है। ठीक है। एक सभ्यता थी हवांगहो सभ्यता, यह चीन में पीली नदी के तट पर है। ठीक है, चीन में पीली नदी थी, उसके तट पर हवांगहो सभ्यता विकसित हो रही थी। यह सब जो तीनों सभ्यता के बारे में आपको बताया गया है, ये सभी सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। तो इतने तथ्यों को आपको बता दिया गया। आप को प्रश्न अवश्य, इन अभी तक जितने भी तथ्य बताए गए हैं, आपको प्रश्न अवश्य देखने को एग्जाम में मिलेगा। और अभी जो हम अगला वीडियो लाएंगे आपके लिए, ऑब्जेक्टिव वीडियो लाएंगे। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा चैप्टर खत्म करने के बाद हम इससे संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व कराएंगे आप लोगों के लिए। तो आइए, सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख नगर हैं, उनको हम एक एक करके देखेंगे। वह किस वर्तमान में किस स्थान पर, अगर वर्तमान से उसका कंपेयर करें तो वर्तमान में किस स्थान पर है, ठीक है, किस नदी पर है, उसकी खोज किसने की थी, उसका उत्खनन कार्य किसने कराया, वहां से क्या क्या प्राप्त हुआ था, हम सबको एक एक करके देखेंगे। ठीक है। तो इस क्रम में जो पहला नगर है हड़प्पा। ठीक है। हड़प्पा जो है वर्तमान समय में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जनपद में है। ठीक है। हड़प्पा कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत है, पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिला। ठीक है, इसे आप याद कर लीजिए। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर बसा हुआ था। किस नदी पर? रावी नदी के तट पर। आप सीधे सीधे प्रश्न पूछ लेता है कि हड़प्पा किस नदी के तट पर बसा था, तो रावी नदी के तट पर बसा था। और हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो पंजाब के पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जनपद में। इसका जो उत्खनन कार्य कराया था 1921 ईस्वी में राम बहादुर दयाराम साहनी द्वारा इसका उत्खनन कार्य कराया गया था। किसने कराया था? राम बहादुर दयाराम साहनी द्वारा। और सर जॉन मार्शल थे, इन्हीं के निर्देशन में इन्होंने 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य कराया था। तो यह भी प्रश्न आपसे पूछ लेता है कभी कभी कि हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य किसने कराया था, तो राम बहादुर दयाराम साहनी ने कराया था। कब कराया था? 1921 ईस्वी में कराया था। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ था हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के समय? तो अन्नागार प्राप्त हुआ था। अन्न को, जो उस समय खेती होती थी, वहां से जो फसल प्राप्त होती थी उसको रखने के लिए एक अन्नागार था, वह प्राप्त हुआ। शवाधान यज्ञ प्राप्त हुआ। कब्रिस्तान R37 प्राप्त हुआ था। धोती पहने हुए मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। कामगारों के आवास प्राप्त हुए थे। कांसा का आईना प्राप्त हुआ था। गेहूं और जौ के दाने प्राप्त हुए थे। लाल पत्थर की मूर्तियां प्राप्त हुई थी। वृक्ष पूजा प्राप्त हुई थी और नाग पूजा प्राप्त हुई थी। ठीक है। तो आप इससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि उस समय की सभ्यता जो है, उस समय की सभ्यता में हर एक काम होता था। खेती भी होती थी, पूजा भी होता था, काम भी होता था, क्योंकि यहाँ पे कामगारों का आवास है। पूजा इसलिए है क्योंकि यहाँ वृक्ष पूजा और नाग पूजा की जा रही है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है। और जो है गेहूं और जौ के दाने मिलते हैं, इसका मतलब उस समय की खेती भी हो रही थी। कांसा का आईना है, इसका मतलब वहाँ के लोग जो है अपने शरीर को भी ठीक रखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए आईना का भी प्रयोग करते थे। और जो है शवाधान यज्ञ, यज्ञ आकार में शवाधान मिला था। सिस्टम से अगर कोई किसी का निधन हो जाता है तो उसको कब्रिस्तान में किस तरह से उसको दफनाया जाए, उसके भी प्रमाण मिले हैं। ठीक है। अब हड़प्पा नगर जो है सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीनतम नगर था, क्योंकि यह सबसे पहले खोजा गया था 1921 ईस्वी में, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता का इसे प्राचीनतम नगर कहा जाता है। आइए अगले शहर की तरफ हम बढ़ते हैं। हड़प्पा से संबंधित इतने तथ्य आपको बता दिए गए। इससे बाहर प्रश्न हमको नहीं लगता है कि पूछा जाएगा। अगला जो शहर है मोहनजोदड़ो, जिसे सिंधु का बाग या नल खिस्तान कहा जाता है। यह भी शहर जो है बहुत महत्वपूर्ण शहर है। यह भी जो है पाकिस्तान के सिंधु प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। ठीक है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंधु प्रांत के लरकाना जिले में, जो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर था, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। इसकी जो उत्खनन कार्य कराया था 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी द्वारा कराया गया था, और इसका भी निर्देशन जो किए थे सर जॉन मार्शल। 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम बहादुर साहनी किए थे, और 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी करते हैं मोहनजोदड़ो की। इसमें जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे, रसोई घर का साक्ष्य प्राप्त हुआ था, कुआं का साक्ष्य प्राप्त हुआ था, विशाल स्नानागार मिला था, अन्न कुठार मिला था, सभा भवन मिला था, पुरोहित आवास मिला था, हाथी का कृपाल खंड मिला, घोड़े के दांत मिले। अब देखिए हाथी का कृपाल खंड मिला, इसका मतलब उस समय हाथी जरूर पाए जाते होंगे। घोड़े के दांत मिले, इसका मतलब घोड़े भी पाए जाते रहे होंगे।
महाविद्यालय भवन मिला, मतलब पढ़ाई भी होती रही होगी। नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति मिली कांसे की, ठीक है। पशुपति आकार वाली मुद्राएं मिलती हैं, मलेरिया का साक्ष्य मिलता है, स्वास्तिक का चिन्ह मिला है तथा खेल के साक्ष्य मिले हैं। तो मोहनजोदड़ो से जब खुदाई हुई थी तो इतने चीजों के साक्ष्य मिले थे। अन्य तथ्य में देख लेते हैं। जो प्रमुख इतिहासकार थे स्टुअर्ट पिगमट, इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सैंधव सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सैंधव सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन कौन सी है, तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, उत्खनन कराया था 1922 में राखालदास बनर्जी, सर जॉन मार्शल के निर्देशन में। संबंधित नदी मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पर है और यह पाकिस्तान के सिंधु प्रांत के लारकाना जिले में है। इसे सिंधु का बाग या नल्किस्तान कहा जाता है, ठीक है। आइए अगले शहर की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा शहर है सुतकांगडोर। सुतकांगडोर यह जो है शहर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। अभी जितने भी हम शहर पढ़े, हड़प्पा चाहे मोहनजोदड़ो और या सुतकांगडोर, अभी सभी शहर जो है आपके पाकिस्तान में ही स्थित हैं, ठीक है। कोई पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में है, तो कोई पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। तो यह जो है सुतकांगडोर आपका पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। सुतकांगडोर जो है दास्क नदी के किनारे पर बसा था और इसकी खोज जो है 1927 ईस्वी में आर.एल. स्टाइन द्वारा की गई। 1921 ईस्वी में आपका हड़प्पा खोजा गया, 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो खोजा गया और 1927 ईस्वी में आर.एल. स्टाइन द्वारा सुतकांगडोर की खोज की गई। यहाँ से जो मानव की अस्थियां प्राप्त हुई हैं, राख के बर्तन प्राप्त हुए हैं, मिट्टी की चूड़ियां प्राप्त हुई हैं। अगला जो शहर है चंदहुदड़ो। चंदहुदड़ो, ठीक है। यह भी शहर जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के नवाब शाह जिले में जब जो है शहर प्राप्त हुआ था। जब इस स्थान पे खोज हुई थी तो चंदहुदड़ो शहर की के बारे में पता चला था। यह सभी अभी जितने भी 4 शहर बता चुके हैं आपको, चौथा शहर है, ये सभी शहर पाकिस्तान में ही पाए गए हैं। कोई सिंधु प्रांत में पाया गया है, ठीक है। सिंधु प्रांत में दूसरा शहर है, मोहनजोदड़ो के बाद चंदहुदड़ो, ठीक है। और पंजाब प्रांत में आपका हड़प्पा प्राप्त पाया गया था, पंजाब पाकिस्तान की, और बलूचिस्तान प्रांत में आपका सुतकांगडोर है। तो आइए चंदहुदड़ो के बारे में जानते हैं। पाकिस्तान के सिंधु प्रांत के नवाबशाह जिले में इसकी खोज हुई थी। स्थान है संबंधित नदी सिंधु नदी। चंदहुदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पर बसा है। इसकी खोज जो है 1931 ईस्वी में नवीन गोपाल मजूमदार के द्वारा की गई थी। इसका उत्खनन कार्य किसने कराया था, तो 1931 ईस्वी में नवीन गोपाल मजूमदार, आप इसे याद कर लीजिए। यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे, दवात प्राप्त हुआ था, सोने के मनके, मनके बनाने के कारखाने, सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री, रंजन सलाका जिसे लिपस्टिक कहा जाता है वर्तमान समय में, वक्राकार ईंटें, ईंटों पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का अंकन, घड़ियाल एवं 2 मछली का अंकन, भाला इत्यादि चंदहुदड़ो से प्राप्त हुआ था। इतने इतने चीजें आपको चंदहुदड़ो की जब खुदाई हुई थी तो ये साक्ष्य प्राप्त हुए थे। आपको ऊपर बता चुके हैं कि चंदहुदड़ो जो है बिना दुर्गों वाला नगर था और चंदहुदड़ो जो है सैंधव सभ्यता का सबसे आधुनिक नगर था, ठीक है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सैंधव सभ्यता का आधुनिक नगर कौन सा है, तो चंदहुदड़ो है। और कौन सा नगर जो है सिंधु घाटी सभ्यता में बिना दुर्गों वाला नगर था, तो चंदहुदड़ो। और कब इसकी खोज हुई, 1931 में नवीन गोपाल मजूमदार, सिंधु नदी के तट पर, पाकिस्तान के सिंधु प्रांत के नवाबशाह जिले में। अगले शहर की तरफ बढ़ते हैं, रोपड़। रोपड़ की खोज अब भारत के शहर शुरू होंगे। अभी तक हम पाकिस्तान के जितने पढ़े हैं क्रम से, तो क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो है की खोज सर्वप्रथम पश्चिम में शुरू हुई थी। जैसे भारत, मान लीजिए भारत का नक्शा है, तो जो चार्ल्स मैसन ने खोज शुरू किया था तो पश्चिम में शुरू किया था भारत के, ठीक है। तो पश्चिम में पाकिस्तान आपका वर्तमान समय में है, तो यहीं से जो है सबसे पहले आपके जो शहर मिले थे वो पश्चिम से मिले थे, ठीक है। जब पश्चिम में खोज कर लेते हैं लोग, तो उसके बाद तब धीरे धीरे भारत इधर बढ़ते हैं, तो इधर अब पंजाब में आते हैं, भारत के पंजाब में। तो इस क्रम में रोपड़ की खोज होती है। भारत के पंजाब प्रांत में के रूपनगर जिले में जो है रोपड़ की खोज हुई थी। यह जो है रोपड़ सतलज नदी के तट पर था और इसकी जो उत्खनन कार्य कराए थे 1953 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा इसका उत्खनन कार्य कराया था। देखिए 1953, भारत को है आज़ादी 1947 में मिली थी, ठीक है। और यह 1953 ईस्वी में खोजा गया था। तो आपसे प्रश्न यह भी पूछता है कि आज़ादी के बाद जो है सैंधव सभ्यता का खोजा गया पहला शहर कौन सा है, तो रोपड़ है, ठीक है। और यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, मालिक के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है। मालिक के साथ कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है कहाँ से, रोपड़ से। यह भी कई बार पूछा गया है। आजादी के बाद सैंधव सभ्यता का खोजा गया जो रोपड़ था पहला शहर था। अगला जो शहर है लोथल। यह लोथल जो है भारत के गुजरात प्रांत के अहमदाबाद जिले में इसकी उत्खनन कराया गया था।
लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर था। लोथल किस नदी के तट पर था? भोगवा नदी पर। और इसकी जो उत्खनन कार्य कराया था 1954 ईस्वी में रंगनाथ राव द्वारा कराया था। 1954 ईस्वी में रंगनाथ राव द्वारा इसका उत्खनन कार्य कराया गया था। जो लोथल है भारत का जो उस समय सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर था। यहाँ पे एक बंदरगाह था लोथल पे, इसीलिए इसे बंदरगाह शहर कहा जाता है। और लोथल से ही पश्चिम देशों से व्यापार होता था समुद्र के माध्यम से। तो यहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य हुए हैं, गोदीवाड़ा डाकयार्ड बंदरगाह। गोदीवाड़ा को ही बंदरगाह कहते हैं, डाकयार्ड मतलब इंग्लिश में बंदरगाह हो गया, बंदरगाह हिंदी में हो गया। यहाँ से चावल प्राप्त हुआ है, धान की भूसी। इसका मतलब यहाँ पे चावल और धान की खेती की जाती थी, क्योंकि चावल प्राप्त हो रहा है और धान की भूसी प्राप्त हो रही है, तो धान की खेती यहाँ पे हो रही होगी। युगल समाधान प्राप्त होता है, त्रियुग्मित समाधान प्राप्त हुआ है, यज्ञ कुंड प्राप्त हुआ है, मृदभांडों पर लोमड़ी का अंकन, जो समय की मिट्टी के बर्तन थे उस पर लोमड़ी का अंकन हुआ है। आटा पीसने वाले पत्थर प्राप्त हुए हैं, पकी ईंटों से बने हुए तालाब प्राप्त हुए हैं, हाथी के दांत के बने स्केल प्राप्त हुए हैं, सोने के मनके या मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। आप ये कह सकते हैं कि जैसे हाथी के दांत के बने स्केल प्राप्त हुए हैं, तो यह भी हो सकता है कि उस समय हाथी हो, या हो सकता है ये हाथी के दांत के जो स्केल थे वह कहीं बाहर से आते हैं, क्योंकि यह व्यापार भी यहाँ होता था लोथल में। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि बंदरगाह था तो यहाँ पे पश्चिम देशों से व्यापार होता था। लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। इस बंदरगाह से जो है फारसी मुद्राएं पाई गई हैं, यहाँ से फारसी मुद्राएं पाई गई हैं। तो आप कह सकते हैं कि लोथल से जो है फारस के देशों से व्यापार होता था। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता था। आइए अगले शहर पे पढ़ते हैं। अगला शहर है कालीबंगा। कालीबंगा का जो खोज हुआ था वो राजस्थान के गंगानगर प्रांत में हुआ था। गंगानगर प्रांत के हनुमानगढ़ जिले में। यह जो कालीबंगा है वो घग्गर नदी के तट पर है। कहाँ पे है? घग्गर नदी पर तट पर। और कालीबंगा की खोज जो की थी 1991-51 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इस स्थल की खोज की थी। ठीक है, खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। लेकिन इसके उत्खनन का कार्य 1961 ईस्वी में हुआ था। 10 साल बाद इसके उत्खनन का कार्य होता है और बीबी लाल द्वारा इसके उत्खनन का कार्य कराते हैं। उत्खनन मतलब वहां की खुदाई होती है। कालीबंगा की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने 1951 में। और इसके उत्खनन का कार्य 1961 ईस्वी में बीबी लाल द्वारा कराया जाता है। यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे, जुताई किए गए खेत प्राप्त हुए थे, चना एवं सरसों का बोया जाना प्राप्त हुआ था, युगल समाधान प्राप्त हुआ था, अग्निकुंड, लकड़ी की नाली, भूकंप का साक्ष्य, सिलबट्टे का साक्ष्य, इतना चीजें यहाँ से प्राप्त साक्ष्य हैं। कालीबंगा का अर्थ जो है वो काले रंग की चूड़ियां हैं, इसीलिए क्योंकि यह राजस्थान में है। राजस्थान आपका चूड़ियों और कंगन के लिए बहुत प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध जगह है। और काली बंगा, काला मतलब काला, बंगा मतलब चूड़ी, मतलब काले रंग की चूड़ी, इसीलिए इसे कहा जाता है काली रंग की चूड़ियां। तो कालीबंगा से इतने तथ्य आपके, इससे ज्यादा तथ्य एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। आइए अगला जो शहर है सुरकोटदा। सुरकोटदा जो है यह भी गुजरात के अहमदाबाद में इसकी खुदाई हुई थी। और इस जो सुरकोटदा शहर था वह साबरमती और भोगवा नदी के बीच में था। और इसका जो उत्खनन कार्य कराया था 1964 ईस्वी में जेपी जोशी द्वारा कराया गया था। यहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य हुए थे वह थे कब्रगाह, कलश युक्त समाधान, घोड़े की अस्थियां। तो सुरकोटदा से इतने तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं, इससे ज्यादा तथ्य नहीं पूछे जाएंगे। सुरकोटदा कहाँ पे है? गुजरात के अहमदाबाद में। और किस नदी के तट पर है? साबरमती और भोगवा नदी के मध्य में है। इसका खोज या उत्खनन कार्य किसने कराया था? तो 1964 ईस्वी में जेपी जोशी द्वारा कराया गया था। आइए अगले शहर में पढ़ते हैं धौलावीरा। यह भी महत्वपूर्ण शहर है। धौलावीरा जो है गुजरात के कच्छ की खाड़ी में जो वर्तमान पर स्थिति है, अवस्थिति है, तो धौलावीरा की वर्तमान अवस्थिति है गुजरात का कच्छ की खाड़ी। इस स्थल की खोज जो है 1967 ईस्वी में जेपी जोशी द्वारा की गई थी। किसने किया था इसकी खोज धौलावीरा की? तो जेपी जोशी ने किया था। और उत्खनन कार्य जो था 1990 ईस्वी में कराया गया था। ठीक है, 23 साल बाद 1990 ईस्वी में आर एस बिष्ट ने धौलावीरा की उत्खनन कार्य कराया था। यहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य थे वह जलाशय था, मानव एवं पशुओं की आकृति, एक सिंग वाले पशु वाली मुद्राओं का साक्ष्य। ठीक है, एक सिंग वाले पशु मुद्राओं का साक्ष्य मिला था। धौलावीरा जो शहर था वह 3 क्षेत्रों में विभाजित था। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, धौलावीरा कितने का जो क्षेत्र था वो कितने क्षेत्रों में विभाजित था? तो 3 क्षेत्र। पहला था दुर्ग क्षेत्र, दूसरा मध्य क्षेत्र और तीसरा निचला क्षेत्र। तो यहाँ से आपके इतने तथ्य बन सकते हैं धौलावीरा से, आप इसे याद कर लीजिए। आइए अगला जो शहर है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी का जो वर्तमान अवस्थिति है तो हरियाणा के हिसार जिले में है।
यह जो है घग्गर नदी के तट पर है था। और इसकी खोज जो है 1969 ईस्वी में सूरज भान के द्वारा की गई थी। राखी गढ़ी जो है वर्तमान समय में भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल क्या अगर देखा जाए भारत में, तो भारत में सबसे बड़ा शहर है सिंधु घाटी सभ्यता का। लेकिन अगर ऑल ओवर देखा जाए, पाकिस्तान का भी मिला लिया जाए, तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थल हो जाएगा। लेकिन भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है। ठीक है, इसकी खोज 1969 ईस्वी में सूरज भान के द्वारा की गई थी। यहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य हुए थे, राखों के बड़े बड़े ढेर प्राप्त हुए थे, ताम्र उपकरण प्राप्त हुए थे, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्राओं का साक्ष्य मिला था। और यहाँ पे वही बताया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सैंधव काल का सबसे बड़ा स्थल जो है मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है। आइए अगला जो शहर है बनावली। बनावली के बारे में जानते हैं। यह हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है। यह बनावली जो है रंगोई नदी के तट पर स्थित था और इसकी खोज उत्खनन कार्य 1973 ईस्वी में आर.एस. बिष्ट द्वारा इसका उत्खनन कार्य कराया गया था। और यहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य हुए थे, मिट्टी के खिलौने व मिट्टी के हल प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो बनावली से इतने तथ्य आपके बन सकते हैं। बनावली हरियाणा राज्य के हिसार जिले में रंगोई नदी के तट पर इसकी खोज उत्खनन कार्य 1973 ईस्वी में आर.एस. बिष्ट द्वारा, और यहाँ से साक्ष्य मिले थे मिट्टी के खिलौने व मिट्टी के हल। अगला जो शहर है कोट दीजी। कोट दीजी की खोज हुई थी पाकिस्तान के सिंधु प्रांत के खैरपुर में। यह जो है सिंधु नदी के तट पर था। 1955 से 57 में जे.एस. धुर्वे एवं फजल अहमद खां के द्वारा इसका उत्खनन कार्य कराया गया था। उत्खनन कार्य किसने कराया था? 1955-57 में जे.एस. घुरिये एवं फजल अहमद खां के द्वारा। यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे वह चित्रित मृदभांड थे, मातृ देवी की मूर्तियां थी, मनके थे, कांसे की अंगूठियां थी। अगला जो शहर है रंगपुर। रंगपुर जो था किस स्थान से इसकी उत्खनन कार्य हुए थे? तो गुजरात के काठियावाड़ जिले में। यह जो रंगपुर है वह भादर नदी के तट पर है। किस नदी पर? भादर नदी। इसका जो उत्खनन कार्य कराया था 1953 से 54 ईस्वी में रंगनाथ राव के द्वारा इसका उत्खनन कार्य कराया गया था। यहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य हुए थे ज्वार बाजरा, कच्ची ईंटों के दुल और धान की भूसी प्राप्त हुए थे। अगला जो शहर है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर अभी आपको 4 सीमाओं बताए थे, 4 सीमाएं आलमगीरपुर, दाइमाबाद, मांडा और सुतकांगड़ू। तो उसी में से एक है आलमगीरपुर जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी सीमा, ये जैसे आपका सिंधु घाटी सभ्यता की सीमा थी। यहाँ आलमगीरपुर बताए थे, यहाँ पे आपको मांडा के बारे में बताए थे अभी ऊपर, यहाँ पे दाइमाबाद के बारे में बताए थे, यहाँ पे आपको सुतकांगड़ूर के बारे में बताए थे। तो वही आलमगीरपुर के बारे में यहाँ पे दिया गया है। यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। इसके में जो यहाँ पे नदी बहती थी हिंडन नदी, इसकी खोज जो किए थे 1958 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा इसकी उत्खनन कार्य कराया गया था। यहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य हुए थे मृदभांडों पर रंगीन चित्रकारी, और यह जो था सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा पर बसा शहर था। आइए अगले शहर पे चलते हैं। अगला शहर है मांडा। मांडा जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी सीमा पर बसा शहर था। यह जो है जम्मू कश्मीर के जम्मू जिला में था और यह चेनाब नदी के तट पर, मांडा किस नदी के तट पर है? चेनाब नदी। इसका उत्खनन कार्य 1976 से 77 में जेपी जोशी के द्वारा किया गया था। यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे चट, चट्टान, ब्लेड, हड्डी से निर्मित बाड़ाक, मुहरों के साक्ष्य। मांडा जो था सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा पर बसा शहर था। अगला जो शहर है दाइमाबाद। दाइमाबाद जो है दक्षिणी सीमा का था। ठीक है, दाइमाबाद कहाँ था? यहाँ पे था, दक्षिणी सीमा पर बसा शहर था सिंधु घाटी सभ्यता में। यह भी महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में दाइमाबाद किस नदी के तट पर है? प्रवरा नदी। प्रवरा नदी किसकी सहायक है? गोदावरी की सहायक, अभी आपको ऊपर बताया गया है। इसका उत्खनन कार्य एम.एन. देशपांडे, एस.आर. राव और एम.ए. अली द्वारा कराया गया। ये तीनों लोग इसका उत्खनन कार्य कराते हैं और अलग अलग समय पर कराए थे। ठीक है, यहाँ से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए थे? ताम्र रथ प्राप्त हुआ था, गैंडे व हाथी की आकृतियां प्राप्त हुई थी। दाइमाबाद जो है सिंधु घाटी सभ्यता के दक्षिणी सीमा पर बसा शहर था। आइए अगले शहर पे चलते हैं, सोतकाकोह। यह भी महत्वपूर्ण है। यह सोतकाकोह शहर था वह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के मकराना में समुद्र तट पर यह स्थित था। ठीक है, मकराना में समुद्र तट पर। और सोतकाकोह जो वहाँ नदी बहती थी वह शादी और कौर नदी बहती थी। इसका जो उत्खनन कार्य कराया था 1962 ईस्वी में जॉर्ज डेल्स द्वारा इसका उत्खनन कार्य कराया गया था। और यहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य हुए थे 2 टोले व मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो सोतकाकोह से इतने तथ्य आपके बन सकते हैं। कौन सी नदी संबंधित थी? किसके द्वारा उत्खनन कार्य कराया गया? 1962 में जॉर्ज डेल्स द्वारा।
और यह कहाँ पे स्थित है? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के मकराना में समुद्र तट पर स्थित है। अगला जो शहर है सोर्तुगई। सोर्तुगई आपका अफगानिस्तान के तखर प्रांत में दरकाट जिले में स्थित है। सोर्तुगई कहाँ पे स्थित है? अफगानिस्तान में। अब आप सोचिए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता था वो कितना विकसित हुआ था। वह भारत में भी फैला था, पाकिस्तान में भी फैला था और अफगानिस्तान में भी फैला है। अफगानिस्तान में शहर है सोर्तुगई। ठीक है, यह भी सोर्तुगई सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित शहर है। यह जो सोर्तुगई था वह दरिया नदी के तट पर था और यहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य हुआ है, टेराकोटा की मूर्तियां यहाँ से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, आइए अगले शहर पे बढ़ते हैं। अगला शहर है आमरी। आमरी जो है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। ठीक है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। इससे संबंधित नदी है सिंधु नदी। और उत्खनन कार्य जो है 1929 ईस्वी में एनजी मजूमदार के द्वारा इसका उत्खनन कार्य कराया गया था और यहाँ से जो है मृग के साक्ष्य यानी हिरण के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो कुल मिला जुलाकर आप 19 शहरों के बारे में आप पढ़े। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कितने शहरों के बारे में पढ़े? 19। 1900 के बारे में आपको एक एक टॉपिक आपको बता दिया गया। अब हम शहर को छोड़कर अब हम आगे बढ़ेंगे इसकी अर्थव्यवस्था के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता में जो कृषि होती थी उसके बारे में हम जानेंगे कि क्या क्या प्रश्न यहाँ से बन सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है मानव द्वारा उगाई गई पहली फसल थी कपास। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता में अगर आपसे प्रश्न पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता में पहली फसल कौन सी उगाई गई थी तो वह थी कपास। ठीक है, लेकिन अगर प्रमुख फसल पूछे तो गेहूं और जौ, जो प्रमुखता थी फसलों की वह गेहूं और जौ थी। ठीक है, यहाँ दो प्रश्न बन सकता है, पहली फसल कपास और सबसे प्रमुख फसल गेहूं और जौ। जो कपास का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला था वो मेहरगढ़ में मिला था। कहाँ मिला था? मेहरगढ़ में। ठीक है, तो कृषि भी होती थी सिंधु घाटी सभ्यता में और जो सबसे प्रमुख फसल थी वह गेहूं और जौ थी। लेकिन सबसे पहली फसल कपास जिसका साक्ष्य कहाँ से मिला था? मेहरगढ़ से मिला था। आइए अगले तथ्य पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार होता था, अभी आपको ऊपर बताया है, क्योंकि यहाँ पे एक बंदरगाह था लोथल, वहीं से व्यापार होता था पश्चिमी देशों के साथ। ठीक है, लेकिन व्यापार जल एवं थल दोनों मार्गों से होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार जल एवं थल दोनों मार्गों से होता था और प्रमुख बंदरगाह था लोथल और यहीं से जो है पश्चिमी देशों के साथ इसका व्यापार होता था सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता में उद्योग भी उस समय फल फूल रहे थे। ठीक है, उस समय मनका उद्योग थी, चूड़ी उद्योग चल रही थी। तो मनका उद्योग जो था चंदहुदड़ो में इसका प्रमुखता से इसका उद्योग था मनका उद्योग। और जो चूड़ी उद्योग था आपको बताया गया कालीबंगा के, क्योंकि कालीबंगा काली रंग की चूड़ियां, कालीबंगा कहाँ थे? राजस्थान में। तो चूड़ी उद्योग कहाँ पे प्रसिद्ध था? कालीबंगा में। मनका उद्योग कहाँ प्रसिद्ध था? चंदहुदड़ो में। ठीक है, तो उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में उद्योग भी फली फूल था। अगले जो तथ्य है उससे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो धार्मिक जीवन के बारे में देख लेते हैं। जो धार्मिक जीवन था यह बहुदेववादी थे, बहुत से देवताओं को पूजते थे, मूर्ति पूजक थे एवं यज्ञ पूजा भी यह करते थे, क्योंकि यज्ञ का भी साक्ष्य मिला है और मूर्तियों का भी साक्ष्य मिला है। और जैसे बहुदेववादी इसलिए थे क्योंकि बहुत से देवताओं को पूजते थे, कभी कभी नाग देव को पूजते थे, कभी जल पूजते थे, वृक्ष पूजते थे, तो इसलिए बहुदेववादी भी कर है। जो बहुदेववादी में अगर कहेंगे तो मातृ पूजा का ये पूजा करते थे, पशुपति पूजा करते थे, नाग पूजा करते थे, जल पूजा करते थे एवं वृक्ष पूजा करते थे, जिसमें पीपल के वृक्ष की जाती थी पूजा। मूर्ति पूजा का जो साक्ष्य मिला था वो मातृ देवी के रूप में हड़प्पा में पाया गया था। कहाँ पाया गया था? हड़प्पा में। एवं पशुपति पूजा एवं जल पूजा का साक्ष्य कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से मिला था। ठीक है, तो मातृ देवी का साक्ष्य कहाँ से मिला था? हड़प्पा से मिला था। पशुपति पूजा एवं जल पूजा का साक्ष्य कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से मिला था। यज्ञ का साक्ष्य भी लोथल एवं कालीबंगा से मिला था। यज्ञ का साक्ष्य कहाँ से मिला था? लोथल एवं कालीबंगा से मिला था। हड़प्पा काल के जो सबसे प्रमुख देवता थे वह पशुपति नाग थे। ठीक है, और पशुपति नाग की जो पूजा की जाती वह की जाती थी कुबड़ वाले सांड या बैल के रूप में की जाती थी। कुबड़ वाले जो सांड होते थे या बैल होते थे, इन्हीं के रूप में पशुपति नाग की पूजा की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन था वो मात्र सत्तात्मक था। यहाँ महिलाओं की अधिक चलती थी। ठीक है, एवं संयुक्त परिवार रहता था। ठीक है, सभी लोग एक साथ मिलकर रहते थे संयुक्त परिवार में। और यहाँ पे माताओं की जो महिला प्रधान यह सभ्यता थी। समाज जो था 4 वर्गों में बटा था, पुरोहित, व्यापारी, श्रमिक, रक्षक एवं कृषक। ठीक है, रक्षक एवं कृषक एक ही में आ जाएंगे। ठीक है, तो 4 वर्गों में बटा था।
तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जितने भी तथ्य बन सकते थे आपके एग्जाम से संबंधित, और हमें पूरी विश्वास है कि आपको इस वीडियो से आने वाले समय में जो एग्जाम होने वाले हैं आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद।